अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों को पता है कि हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो तो पहले कर चुके हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कौन से रिएक्शन होते हैं? इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इज इक्वल टू 2। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट लॉ है उसमें जो एक्सपोनेंट होती है वो 2 होती है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रेट जो है, रेट ला किसे बोलते हैं? जिसमें रेट हो इज इक्वल टू के इनटू यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट हो। सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट ए है और यहाँ पे रिएक्टेंट बी है। रिएक्टेंट ए और बी की जो एक्सपोनेंट हैं, अगर उनकी जो एक्सपोनेंट है उसका सम 2 हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, सम 2 हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ये रिएक्शन जो है हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन से वो इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो फॉलो करते हैं? उसमें लिखा है many important biological reactions follow second order kinetics. One such reaction is formation of DNA from two complementary stands कि दो जो डीएनए के स्टैंड हैं उनसे डीएनए का बनना जो है वो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिल जाएंगे जो सेकंड ऑर्डर हैं। ये एक ऐसा रिएक्शन है जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एक एग्जांपल है, जिसमें Cl2O से ब्रेक डाउन होती है, Cl2 और O2 बनता है। इस रिएक्शन में ये सेकंड ऑर्डर किस बेस पे हो सकता है? इसमें हमारे पास जो रेट है, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2O रेज टू पावर 2। तो ये सेकंड ऑर्डर, क्योंकि एक्स जो कंसंट्रेशन टर्म है उसमें जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। ये इस हिसाब से एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को पता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की हम कहते हैं कि अगर उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो 4 टाइम इंक्रीज होती है। उसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कहते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में आगे दो केसेस हैं। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सेम हो तो क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिफरेंट हो तो क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में बी कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इज सेम और डिफरेंट। इसी तरह फिर दो केस बन जाते हैं। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट इज सेम, तो हम लोग, ये पहला केस है हमारे पास, सपोज ये रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट ए और बी मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जीरो टाइम पे सपोज रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन भी ए है और बी की कंसंट्रेशन भी ए है और जीरो टाइम पे भी प्रोडक्ट नहीं बना, तो क्या मतलब इस बात का? ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अगर इसके 10 मोल हैं, 10 मोलर सोल्यूशन है, इसका भी 10 मोलर सोल्यूशन है, तो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो सेम है। अब टाइम टी के बाद क्या होगा? अगर प्रोडक्ट एक्स बने तो हमारे पास रिएक्टेंट कितने रह गए? ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स बना है। ये बात किस तरीके से की जा सकती है? इस बात का मतलब ये है, हमें पता है कि इसका एक मोल बनाने के लिए इसका एक मोल यूज हुआ है, तो इसका एक्स मोल बनाने के लिए इसका एक्स मोल यूज होगा। तो एक्स मोल अगर इसके बन गए तो इसके एक्स मोल यूज होंगे। टोटल ए मोल थे, ए में से एक्स मोल यूज हो गए, बाकी ए माइनस एक्स रह गया। यानी हम इस तरह कह सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि इसका एक मोल बनाने के लिए इसका भी एक मोल यूज होता है, इसका भी एक मोल यूज होता है, दोनों का एक एक मोल यूज होता है। इसका एक मोल बनाने के लिए इसका भी एक मोल यूज हुआ, इसका भी एक मोल यूज हुआ, तो इसका एक्स मोल बनाने के लिए इसके भी ए माइनस एक्स मोल यूज होंगे, इसके भी ए माइनस एक्स मोल यूज होंगे, यानी इसके भी एक्स मोल यूज होंगे। इसका एक मोल बनाने के लिए इसका एक मोल यूज हुआ, इसका एक मोल, इसका एक्स मोल बनाने के लिए इसके भी एक्स मोल यूज होंगे, इसके भी एक्स मोल यूज हो गए। तो ए टोटल मोल थे उसमें से एक्स मोल यूज हो गए, बाकी रह गए ए माइनस एक्स। अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो रेट लॉ है वो हमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को डी एक्स बाई डी टी कहते हैं। इस बात का मतलब क्या है, डी एक्स बाई डी टी हम इसको क्यों कहते हैं डी एक्स बाई डी टी? आप लोगों को अंदाजा है कि हमारे पास जो हमारे पास डी है, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है, और टी टाइम है कि टाइम के साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना प्रोडक्ट टाइम के साथ साथ हमारे पास बनता है, आप लोगों को पता है। डी एक्स बाई डी टी से मुराद है
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम, के टाइम के साथ प्रोडक्ट कितना बनता है। और लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। तो इसकी कंसंट्रेशन टाइम टी पे a माइनस एक्स है, ये भी a माइनस एक्स है। हाउ वुड वी राइट दिस। तो हमारे पास ये चीज क्या बन गई, ये चीज हमारे पास बन गई a माइनस एक्स और जो के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट a माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। अब हम लोग यहाँ जो वेरिएबल है उनको सेपरेट करेंगे। a माइनस एक्स जो है वो उसको बटे के नीचे लेके आए और ये बन गया। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारे पास पार फार्मूला है। हमारे पास पार फार्मूला क्या है। पार फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर x रेज्ड पावर n हो और यहाँ हमारे पास dx हो, तो ये पार फार्मूला हम कैसे लगाते हैं। पार फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे पास बेस है ना, पार की जो बेस है, बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो जाहिर है हमारे पास इसका बेस क्या है x, इसका डेरिवेटिव dx मौजूद है। अब हम पार फार्मूला लगा सकते हैं। पार फार्मूला कैसे लगाएंगे। x रेज्ड पावर n प्लस वन, पार में एक ऐड करेंगे और जो हमारे पास फिर नई पार बनेगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे n प्लस वन और आगे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में जो चीज आए अगर उसकी पार वन होती तो हम नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगाते। अब इसकी पार टू है तो हम पार फार्मूला लगाएंगे। तो पार फार्मूला कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो a माइनस एक्स जो है इसको बटे के ऊपर लेके गए। a माइनस एक्स को जब बटे के ऊपर लेके जाएंगे हमारे पास पार क्या बन जाएगी, माइनस टू बन गई। पार बन गई माइनस टू। आगे है dx। अब पार फार्मूला उस वक्त लगा सकते हैं अगर इस चीज का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। a एक कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव जीरो है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस डी एक्स होगा। यहाँ पे माइनस हम तब लगा सकते हैं कि एक माइनस बाहर लगाएं। अब हम पार फार्मूला लगा सकते हैं तो क्या बना, माइनस a माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन। क्या बनी हमारे पास, माइनस टू प्लस वन। और बटे में भी हम लोग क्या लिखेंगे, हम बटे में भी लिखेंगे माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन। तो ये हमारे पास बन गया। ये इंटीग्रेट किया, ये माइनस की साइन तो फार्मूले के अंदर ही चली गई है ना जी। अब जो नई पावर बनी वो नीचे लिखी। अब यहाँ क्या बना, a माइनस एक्स रेज टू पावर, a माइनस एक्स रेज टू पावर हमारे पास बन गया माइनस टू प्लस वन, हमारे पास बनता है माइनस वन। यहाँ पे माइनस वन आ गया और बटे में माइनस टू प्लस वन, ये भी माइनस वन आ गया और यहाँ पे एक माइनस शुरू में, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बन गया, a माइनस एक्स रेज पर माइनस वन, बटे में आके माइनस वन जो है वो प्लस वन हो गया। तो वन ओवर a माइनस एक्स की पावर वन। ये हमारे पास इस साइड पे जो आएगा वो ये आएगा। इस साइड पे इंटीग्रेशन का आंसर ये आएगा। अब इस साइड पे चलते हैं तो यहाँ हमारे पास टी रेज्ड पावर जीरो लिख सकते हैं हम। और टी रेज्ड पर जीरो लिखो और फिर पार फार्मूला। अब टी रेज्ड पर जीरो, तो जीरो का बेस टी है, टी का डेरिवेटिव डी टी आगे मौजूद है। अब हम पार फार्मूला लगाएंगे। पार फार्मूला हम क्या लगाएंगे, टी रेज्ड पर जीरो प्लस वन और ये जो नई पार बनी है इसको बटे में लिखें जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन बटे में भी आ गया। तो अब चूंकि यहाँ पे टी रेज पर जीरो नहीं था, यहाँ वन था, तो आपको पता है एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो जो है वो हमारे पास वन होता है। एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो हमारे पास वन होता है। अब एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो जो है हमारे पास वन होता है, तो मैंने टी रेज पर जीरो लिख दिया पार फार्मूला लगाने के लिए। तो अब पार फार्मूला लगाने की शर्त ये है कि जो हमारे पास बेस है ना, ये जो जीरो है ये तो पार होगी, जो नीचे होता है इसको बेस बोलते हैं। बेस जो है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पार फार्मूला तब भी लगाते हैं। बेस का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव डी टी आगे मौजूद है, पार फार्मूला लगा सकते हैं। पार फार्मूला क्या है, पार में एक ऐड करते हैं, जो नई पार बनती है उसके बटे के नीचे लिखते हैं। ये वही कुछ मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे और आगे प्लस सी भी करते हैं। अब टी रेज पर जीरो प्लस वन क्या आ गया, ये हमारे पास बनता है टी और बटे में जीरो प्लस वन वन हो गया। तो हम उसको लिख सकते हैं। तो ये है, देखें आगे, ये वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी। a माइनस एक्स रेज पर माइनस टू पर चला गया। अब क्योंकि हमारे पास इसका a माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस डी एक्स होता है, माइनस यहाँ था नहीं तो हमने यहाँ माइनस वन लिखे, इधर माइनस लिखा और यहाँ पे फिर पार फार्मूला लगाया, पार में एक ऐड किया, नई पार बटे के नीचे लिखी
और यहाँ पे हमारे पास आपको पता है यहाँ टी बना था, हमारे पास टी रेज पर 0 लिखा था ना, यहाँ टी बना था, तो के टी प्लस सी आ गया। अब यहाँ मैंने कहा था आप लोगों को, इस सारे का जो आंसर है वो 1/a - x आता है, तो वही हमारे पास आंसर जो है a - x हमारे पास आंसर आ चुका है। अब यहाँ देखें, अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको पता है कि c की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हम इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं। जब टाइम 0 था तो x 0 था, जब टाइम 0 था तो हमारे पास x क्या था, 0। तो हम टाइम जब 0 पुट करेंगे, ये सारी टाइम 0 हो गई, x 0 पुट करेंगे तो वहां आ गया 1/a, यहाँ पे आ गया। तो अब हमारे पास 0 टाइम पे c की वैल्यू आ गई 1/a, क्योंकि जब t 0 पुट किया ये सारी टाइम 0, x 0 आ गया तो 1/a, c इज इक्वल टू 1/a। तो ये आ गया 1/a, इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस हो गया 1/a। और फिर हम इसका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। आपको एलसीएम लेना जो है वो आना चाहिए। एलसीएम कैसे लेते हैं आप लोगों को पता है, एलसीएम बल्कि आप सीख लें तो अच्छा है, और ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ कि एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। तो हमारे एलसीएम लेने के बाद ये चीज बनी, और एंड पे हम लोग पहुंच गए x/a - x इज इक्वल टू के टी। हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई है। हम इस ए को दूसरी साइड में भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू x/a/t a - x, के टी को दूसरी साइड पे, तो ये के की वैल्यू आ गई। अब आपको ये मैं बताऊं कि ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये इक्वेशन जो है अप्लाई करने का तरीका हमारे पास ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, x/a/x की वैल्यू फाइंड करते हैं, और इसको हम t के साथ प्लॉट कर देते हैं, और फिर उसका स्लोप और इंटरसेप्ट जो है हमारे पास वो आ जाता है। इसको t के साथ प्लॉट करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट। मैं आप लोगों को ये जो है प्लॉट करके दिखाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो अच्छी। आपके सामने मैं एक्सेल की फाइल जो है वो खोलता हूँ। आप लोगों को ये बताना जो है वो जरूरी है। लेट मी ओपन एन एक्सेल फाइल। ये हमारे पास एक्सेल की फाइल आ गई। बस ये 2 मिनट का काम है मैक्सिमम। ये देखेंगे, पहले कॉलम में मैं यहाँ टी पुट करता हूँ, मैं टी की डिफरेंट वैल्यू दे देता हूँ, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 80 मिनट, मैं टी की मुख्तलिफ वैल्यू देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है डिफरेंट टाइम पे वो दे देता हूँ। सपोज प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 0.1 मोल बना, फिर हमारे पास 0.5 मोल बना, फिर हमारे पास 1.2 मोल बना, फिर हमारे पास 1.9 मोल बना, फिर 2.8 मोल बना, फिर 4.2 मोल बना, फिर हमारे पास 5.9 मोल बना। ये हमारे पास बन गया है। अब आप याद रखें, जो आप लोगों के सामने ये इक्वेशन में आप लोगों को एक बार ये इक्वेशन शो करना चाहता हूँ। ये देखें कि हमने क्या चीज जो है वो प्लॉट करनी है। आई होप कि आपको नजर आ, हमने प्लॉट करना है x/a/a - x, x/a/a - x, हमने ये प्लॉट करना है। x क्या प्लॉट करना है, x डिवाइडेड बाई a/a - x, ये करना है। अब ए हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, मैं यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए इज इक्वल टू 15 मोल ले लेता हूँ। इनिशियली 15 मोल इसके मौजूद थे। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ। मैं लिखूंगा इज इक्वल टू, सबसे पहले एक्स बटे के ऊपर आएगा, तो ये एक्स की वैल्यू मैं एक्स नहीं लिखूंगा, मैं ये इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये आ गया। डिवाइडेड बाई, अब बटे में लिखे सब कुछ, ए क्या है 15 मोल, इनटू शिफ्ट और स्टार दबाएंगे, शिफ्ट और एट दबाएंगे, इनटू a - x, ए क्या है 15 मोल है,
माइनस एक्स क्या है हमारे पास, ये एक्स है, ये आ गया, और ब्रैकेट बंद करें तो ये आपके पास आंसर आ गया एक्स बाई ए माइनस एक्स। अब ग्राफ किस किस का बनाना है, टी का ए माइनस एक्स के साथ ग्राफ बनाना है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ये है। अब मैं टी की ये वैल्यूज और मैं ये वैल्यूज जो है उनको सिलेक्ट करने लगा हूँ। मैं जाऊंगा इंसर्ट में जाके मैं स्कैटर ग्राफ पे जाऊंगा, ये हमारे पास आ गया। मैं किसी पॉइंट पे रख के कर्सर राइट क्लिक करूंगा, ऐड ट्रेंड लाइन करूंगा, ट्रेंड लाइन में जाके मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले इक्वेशन ऑन द चार्ट आर स्क्वायर वैल्यू, ये हमारे पास जो है वो आ गया। इसमें आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे हमने टी लिया हुआ था, वाई एक्सिस पे ये लिया हुआ था। अब जो चीज एक्स एक्सिस पे लेते हैं उसके साथ एक्स के साथ इक्वेशन में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। एक्स के साथ क्या लिखा है, 0.0005, ये हमारे पास रेट कांस्टेंट या के की वैल्यू है। तो ये अब आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.9965। इसका मतलब है जो डाटा हमने दिया है वो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का डाटा था, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का डाटा था। मैं आप लोगों के सामने सेकंड ऑर्डर इक्वेशन एक बार लिखने लगा हूँ, एक्स डिवाइडेड बाई ए इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में मैंने क्या काम किया था, इस इक्वेशन में एक्स ओवर ए बाई ए माइनस एक्स की वैल्यू ली जिस तरीके से मैंने बताया, और उसको मैंने के उसको टी के साथ प्लॉट किया। जो चीज एक्स एक्सिस पे हमने ली है उसके साथ इक्वेशन में जो कुछ लिखा है उसको हम लोग कहते हैं ये हमारे पास रेट कांस्टेंट है। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम इस इक्वेशन को जो है वो अप्लाई करते हैं। मैं दोबारा लेक्चर की तरफ आता हूँ, तो आप लोगों को इस बात का आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया है ये, और फिर ये ग्राफ प्लॉट किया और इसमें हमारे पास क्या आ गया, के आ गया। अब यहाँ पे उसकी अब डिफरेंट जो है वो हमने, अब सपोज के जो है उसके यूनिट अगर करने हैं, आपको पता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट फाइंड करने का तरीका है कि यूनिट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज टू पावर, जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन माइनस एन। अब क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, एन की जगह पे टू आएगा। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डी एम क्यूब रेज टू पावर, हमारे पास बन गया क्या, 1 - 2, यानी -1। हमारे पास क्या बना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एन की जगह टू पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर होता तो वन पुट करते, जीरो ऑर्डर होता जीरो पुट करते, तो हमारे पास ये क्या बना, मोल रेज्ड पावर हमारे पास बना -1, और बटे में क्या है डीएम, इसका हमारे पास क्या बना, डीएम की पावर हमारे पास बना -3, क्योंकि -1 इसके ऊपर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है, 3 के साथ भी, तो अब डीएम जो है वो बटे के ऊपर चला गया, तो डीएम की पावर जो है वो प्लस हो गई, तो क्या बना, बी एम रेज टू पावर +3, और फिर हमारे पास मोल रेज टू पावर -1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास यूनिट्स निकालने का तरीका है। एक तरीका तो ये है जो हम यहाँ से निकालते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों के पास ये एक छोटा सा टोटका आपके पास हो, आप इसमें से निकाल सकें। दूसरा तरीका यूनिट निकालने का जो है वो ये है, आप यहाँ से निकालते हैं, ए जो है वो कंसंट्रेशन है, उसकी यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, टी की यूनिट सेकंड है, एक्स मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ए माइनस एक्स भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया। यहाँ ये भी एक चीज याद रखें, 60 सेकंड इनवर्स भी है हर एक के साथ, यहाँ सेकंड इनवर्स लाजमी होता है, सेकंड इनवर्स तो एंड पे यहाँ पे सेकंड इनवर्स हर एक के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल, और हमारे पास ये चीज बनी मोल डी एम रेज पर -3, डी एम की पावर ऊपर जाके +3 हो गई, मोल की पावर ऊपर जाके -1 होगी, सेकंड इनवर्स। तो यही यूनिट जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, हमारे पास ये यूनिट आ गए, मोल -1 डीएम की पावर 3, और सेकंड ये सेकंड स्मॉल एस होगा, -1 आ गई। तो ये हमारे पास इसकी यूनिट निकालने का तरीका जो है वो ये है। अब हम हाफ लाइफ जो है
वो निकालने का तरीका हमारे पास क्या है? हाफ लाइफ निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं आप लोगों को बजाय इसके कि मैं वहां से दिखा दूं, मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ। हमारे पास फार्मूला क्या है? एक्स हमारे पास यहाँ क्या बना, a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ हाफ लाइफ की डेफिनेशन आप लोगों को आनी चाहिए। हाफ लाइफ हमारे पास क्या चीज होती है? हाफ लाइफ के बारे में हम लोग बोलते हैं कि हाफ लाइफ हमारे पास वो टाइम है, हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल रिएक्टेंट शुरू में ए मोल लिया था, उसका हाफ a/2 इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये मैं उसकी जो है वो डेफिनेशन बोल रहा हूँ, मैथमेटिकल डेफिनेशन। हाफ लाइफ यानी कि हाफ 0.5 1/2 होता है ना, हाफ होता है। हाफ लाइफ इज अ टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एक्स। अब ये वैल्यूज मैं वहां पुट कर देता हूँ, जहां हमारे पास वहां पे एक्स आ गया, वहां a/2 लिख देता हूँ। ऊपर भी एक्स है, वहां भी मैंने a/2 लिख दिया। बटे में क्या है हमारे पास a, और यहाँ पे फिर a माइनस एक्स की जगह पे a/2 लिख दें, एक्स की जगह पे a/2 लिख दें, तो हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल टू के, और यहाँ पे हमारे पास आ गया टी हाफ। टी की जगह टी हाफ, जहाँ भी एक्स था वहाँ a/2 कर दिया, बाकी टी हाफ। अब यहाँ a/2 डिवाइडेड बाई ए टू ए माइनस a/2 भी a/2 ही होता है। इतना जो अलजबरा है आपको आना चाहिए, ये होता है इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ, के इंटू टी हाफ। और यहाँ पे हमारे पास a/2 से कैंसिल, तो हमारे पास जो टी हाफ है, लेट मी राइट ओवर हेयर, हमारे पास जो टी हाफ है वो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1/k a। तो यहाँ से ये साबित हुआ, क्योंकि के मल्टीप्लाई है, यहाँ नीचे डिवाइड हो गया, यहाँ से साबित हो गया कि हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं इसका भी आप लोगों को एक निमोनिक या टोटका पहले बता चुका हूँ कि हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन, ये भी इसका टोटका याद रखें, हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड पावर 1 लेस देन ऑर्डर n-1। सपोज अगर जीरो ऑर्डर है तो आप लोग यहाँ जीरो पुट कर दें, फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 पुट कर दें, सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ 2 पुट कर दें। अब ये सेकंड ऑर्डर है, 2 पुट करें तो हमारे पास ये चीज बन गई, 2 माइनस 1 1 आ गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग करेंगे कैसे, इस बात का मतलब क्या है, हाफ लाइफ के थ्रू कैसे पता चलता है कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है, ये मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ। मैं आप लोगों को दोबारा ये चीज जो है वो बता देता हूँ कि कैसे पता चलता है। अब ये जो है हमारे पास, यहाँ पे आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास को जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो तो फिर ये इक्वेशन क्या फॉर्म लेगी, फर्स्ट ऑर्डर हो तो फिर ये निमोनिक जो है ये क्या फॉर्म लेगी। सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर के लिए कहता हूँ, तो ये टी हाफ आ गया हमारे पास, और यहाँ पे टी हाफ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 1/बाई, जब 0-1 लिखूंगा ए की पावर -1 हो जाएगी, और ए की पावर बटे में -1 ऊपर जाके ए की पावर 1 हो जाएगी। इसका मतलब है हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इस बात का मतलब यह है कि कोई एक ही रिएक्शन जो है वो यहाँ पे आप शुरू करवाएं, सिमिलर रिएक्शन, उस रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट ए जो है वो प्रोडक्ट पी में जा रहा है, वो रिएक्शन शुरू करवाएं एक ही रिएक्शन, लेकिन एक काम करें, वो रिएक्शन डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ शुरू करवाएं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन 10 मोल ली है, तो इधर वही रिएक्शन शुरू करवाएं, इनिशियल कंसंट्रेशन 20 मोल लेंगे, और देखना यह है कि 10 मोल को 5 मोल होने में कितना वक्त लगता है, 20 मोल को 10 मोल होने में कितना वक्त लगता है। जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसको हाफ होने पे टाइम भी ज्यादा लगे, तो हम कहेंगे ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की निशानी है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन की, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसको हाफ होने पे टाइम भी ज्यादा लगेगा। ये निशानी है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप एन की जगह 1 पुट करें, 1-1
हमारे पास 0 आ गया, तो टी हाफ ए रेज पर 0 1 होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारे पास हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। 20 मोल को 10 मोल होने पे भी उतना ही टाइम लगेगा जितना 10 मोल को 5 मोल होने में। तो तरीका हाफ लाइफ मेथड ये है कि एक ही रिएक्शन को दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के साथ शुरू करवाएं और देखें कि उन कंसंट्रेशन को हाफ होने में कितना टाइम लगता है, और फिर उसी से हम लोग गैस कर लेते हैं कि हमारे पास 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन को हाफ होने पे टाइम भी ज्यादा लगे, ये 0 ऑर्डर है। कंसंट्रेशन कुछ भी हो, अगर उसको हाफ होने पे एक जितना टाइम लगे तो हम लोग कहते हैं ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में देखें, अगर 20 मोल को 10 मोल होने में हमारे पास कम टाइम लगे, 10 मोल को 5 मोल होने में ज्यादा टाइम लगे, यानी 20 मोल को 10 मोल होने में सपोज हमारे पास 5 सेकंड लगे हैं और 10 मोल को 5 मोल होने में 10 सेकंड लगे हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर है। क्यों? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी जितनी, हाफ लाइफ हमारे पास इतनी कम होगी। तो इस तरीके से हम हाफ लाइफ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये वो मेथड है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसको हाफ होने पे इतना कम टाइम लगेगा। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एक जो है हमारे पास निशानी है। अब मैं आप लोगों के सामने सारी इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये देखें जी आप लोग, ये देखें हमने क्या किया है। तो जो हमारे पास x था उसकी जगह पे a/2 लिखा है। a/2 को 0.5 a भी बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सारा, ये हमारे पास यहाँ पे a आएगा। ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर रहा था। ये हाफ लाइफ, ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है। ये न्यूमेरिकल आप लोग खुद करेंगे, न्यूमेरिकल खुद करेंगे आप लोग। उसके बाद दूसरा केस हमारे पास जो है वो है व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डिफरेंट। ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन ए है, बी की कंसंट्रेशन बी है, टाइम 0 पे। क्या मतलब इस बात का कि अगर ए जो है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल है, तो बी की इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास 15 मोल है। बी की इनिशियल कंसंट्रेशन यानी डिफरेंट है। तो टाइम टी गुजरने के बाद हम हमें एक बात तो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। तो बात ये नजर आ रही है कि इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका भी 1 मोल यूज होता है, इसका भी 1 मोल यूज होता है। तो अगर इसके एक्स मोल बनाने हैं तो इसके भी एक्स मोल यूज होंगे, इसके भी एक्स मोल यूज होंगे, एक्स एक्स मोल यूज हो गए। बाकी हमारे पास रह गया, इसका रह गया b-x और इसका हमारे पास रह गया a-x। वही चीज आगे हम करने जा रहे हैं। तो ये देखें ये हमारे पास क्या रह गया, a-x b-x। और हमें पता है dx/dt इज इक्वल टू रेट ऑफ, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, dx/dt को रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट बनने की स्पीड, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्स प्रोडक्ट होता है ना जी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम, ये रेट होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर देयर कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो यहाँ भी 1 1 आ गया। तो अब हमारे पास ए की कंसंट्रेशन टाइम टी पे क्या है, a-x, और बी की क्या है, वो b-x है। लेट्स पुट दैट कंसंट्रेशन हियर। और उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, उसके बाद हम लोग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हैं। हाँ, डी एक्स डिवाइडेड बाई a-x b-x इंटू के इंटू डी टी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 10th क्लास में एक चैप्टर है रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, वो आप तमाम लोग करें। रेजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है? ये एलसीएम का जो है वो रेसिप्रोकल होता है, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। सपोज हमारे पास ये 1/3 है, ये हमारे पास 1/5 है। आप इनका एलसीएम लें, जब इनका एलसीएम लेंगे तो आप लोगों को पता है एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा, 15। एलसीएम 15 बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5, यहाँ पे क्या आ गया, 3,
तो ये आ गया हमारे पास, क्या बना, 8/15 आ गया हमारे पास। ये जो है एक हमारे पास बड़ी फ्रैक्शन है, ये छोटी फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शन को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो आप इन छोटी फ्रैक्शन का एलसीएम लेके ये बनाया है, इसको कहते हैं एलसीएम लेना। अब अगर इस बड़ी फ्रैक्शन को तोड़कर छोटी फ्रैक्शन में हम चेंज करें, हम इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एक बड़ी फ्रैक्शन को तोड़कर छोटी फ्रैक्शन बनाना, इसको बोलते हैं, कहते हैं रेजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके जो है वो खास मेथड होते हैं रेजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन के, जो मैं आप लोगों के सामने अभी मैं ये आप लोगों को बता भी देता हूँ कि हमने करना कैसे है। लेकिन मजीद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग वहां पे करें। आप सपोज ये मैं कैसे करूंगा रेजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये करना ये होता है 1/a-x ओवर, यहाँ पे आ गया b-x इज इक्वल टू, करते ये हैं कि यहाँ a, एक जो उसकी टर्म है उसको a के बटे में लिख देते हैं। ये बना a/a-x प्लस b/b-x। हम कंसेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट सुने कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है कि 8/15 को तोड़कर 1/3 और 1/5 बनाना है। अभी हमें ये नहीं पता कि हमने ए और बी लिख दिया कि यहाँ कुछ नंबर आएंगे, ए की जगह पे कुछ नंबर आएगा, बी की जगह पे कुछ नंबर आएगा, अभी हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। ये एक बड़ी फ्रैक्शन है, उसको एक दो छोटी छोटी फ्रैक्शन में हम तोड़ रहे हैं, a/a-x और b/b-x में तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे a-x b-x यहाँ डिवाइड है, आप इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करें। जब इसको आप इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a-x जो है वो a-x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास a के साथ क्या बन गया, b-x। यहाँ पे हमारे पास जब ये सारी की सारी टर्म जो है यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास b-x से कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे रह गया a-x। अब हम वैल्यू a और b की कैसे फाइंड करेंगे। a और b की वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में सबसे पहले ये जो चीज है a-x, इसको जीरो पुट करें। जब a-x को आप जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करें तो हमारे पास क्या बना, x अब -x दूसरी साइड पे जाके +x हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, a बन गई। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं वैल्यू पुट करता हूँ। एक चीज ये है कि a-x तो हो गया जीरो, जब a-x जीरो होगा b के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पे x की जगह पे a पुट कर दे क्योंकि x इज इक्वल टू a आ गया है, तो मेरे पास ये क्या बना, a इंटू b-a आ गया। क्या आ गया, b-a। अब ये b-a मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई b-a आ गया। 1 डिवाइडेड बाई b-a हमारे पास आ गया। अब b-a जरा इसको अल्फाबेटिकली लिखे, a-b लिखें। तो अगर b+a होता तो उसको तो a+b लिखने में कोई मसला नहीं था। b-a को जब a-b लिखेंगे तो आप माइनस की साइन एक बाहर निकालेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई a-b। तो ये याद रखें, हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई, जो मैंने कहा था ना a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a की ये वैल्यू बनी है। अब पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम b की वैल्यू निकालते हैं। पहले हमने a-x को जीरो पुट किया था, अब हम लोग b-x को जीरो पुट करते हैं। जब b-x को जीरो पुट करेंगे तो ये -x जो है दूसरी साइड पे +x हो गया, b की जगह पे हमारे पास आ गया x। और अब इस इक्वेशन में हमारे पास 1 इज इक्वल टू b-x को जीरो पुट किया, ये सारी टर्म तो होगी जीरो, बाकी रहेगी ये। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, यहाँ पे ये करें कि आप लोग
एक्स की जगह बी पुट करें, क्योंकि एक्स की वैल्यू बी है, ए माइनस बी आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी बन गया। तो अब ए माइनस बी मल्टीप्लाई है यहाँ बी के साथ, बटे के नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये बना ए माइनस बी, बी इज इक्वल टू 1 ओवर ए माइनस बी बन गया। अब हम लोग ए और बी की ये जो वैल्यूज निकालेंगे इसको यहाँ पुट कर देंगे। मैं पुट करने लगा हूँ, देखें जी, मैं पुट कर रहा हूँ 1 ओवर ए माइनस एक्स, और यहाँ बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू क्या है, -1 ओवर ए माइनस बी, -1 ओवर ए माइनस बी, ये वैल्यू है, ए की जगह पे पुट की, लेकिन साथ क्या लिखा हुआ है, 1 ओवर ए माइनस एक्स भी तो है, ए माइनस एक्स भी साथ लिखें, ए माइनस एक्स भी साथ लिखें। अब प्लस, अब बी की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू क्या है, ये बी की वैल्यू थी, ये बी की वैल्यू पुट करें, जब बी की वैल्यू पुट की, ये बना 1 ओवर ए माइनस बी, और साथ हमारे पास बना बी माइनस एक्स, साथ बी माइनस एक्स पर। अब ये हमने ए और बी की वैल्यू पुट की, अब इन वैल्यूज को वहां पुट करते हैं और फिर हम उसका क्या लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज, 1 ओवर ए माइनस बी कॉमन ले लें आप दोनों में से, 1 ओवर ए माइनस बी हमारे पास आ गया कॉमन। जब हमारे पास ये कॉमन आया तो यहाँ बटे में क्या रह गया, -1 ओवर ए माइनस एक्स, प्लस 1 ओवर बी माइनस एक्स, 1 ओवर बी ही आ गया। अब यहाँ पे ये चीजें, अब क्योंकि ये मैंने काफी सारा लिख लिया है, तो इसको मैं यहीं पे इंटीग्रेट करना आप लोगों को सिखाता हूँ। ये इंटीग्रेशन की साइन आ गई ना, मैं यहीं पे आप इसको इंटीग्रेट करना सिखाता हूँ। तो इंटीग्रेशन की साइन जब यहाँ शुरू में आएगी, साथ डी एक्स आएगा, मैं यहाँ डी एक्स भी लिख रहा हूँ जैसे वहां ऊपर लिखा है। तो यहाँ पे इसी तरह जो इंटीग्रेशन की साइन है उसके कुछ रूल्स हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो आप लोग याद रखें कि ए माइनस बी क्या था, ए था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जो कि थी 20 मोल सपोज, और बी थी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी जो कि 15 मोल थी। तो ये कांस्टेंट है, 20 मोल ये 15 मोल ये, 20 माइनस 15, जो चीज चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ वो तुम्हारे पास सिर्फ एक्स है, जो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ती जा रही है वो हमारे पास सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है। हमारे पास ये ए और बी तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। एक बात ये रूल ध्यान में रखें। और इंटीग्रेशन की साइन मैं अब यहाँ पे लगाता हूँ और डी एक्स जो है वो एंड पे लगाऊंगा। एक रूल पहला जेन में रख लें, ये कांस्टेंट की कभी इंटीग्रेशन नहीं होती, वेरिएबल की होती है, इसलिए 1 ओवर ए माइनस बी बाहर निकाला, इंटीग्रेशन मैंने यहाँ की और डी एक्स एंड पे लिखा। अब एक और चीज ध्यान में रखें, वो ये है कि जब डिफरेंट टर्म्स ऐड हो रही हूँ तो उनका इंटीग्रेशन लेने का तरीका है कि हर टर्म का अलहदा अलहदा हम उसकी इंटीग्रेशन, हर टर्म की हम इंटीग्रेशन जो है वो अलहदा अलहदा करेंगे जब डिफरेंट टर्म्स ऐड हो रही हैं। सपोज मैं यहाँ ब्रैकेट बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन की साइन यहाँ पे लिखता हूँ -dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ गया a माइनस एक्स। मैंने यहाँ दो काम किए हैं, पहली टर्म के साथ इंटीग्रेशन भी लिखा और dx भी अंदर लिख दिया, प्लस दूसरी टर्म के साथ इंटीग्रेशन की साइन लिखें और dx भी लिख दें, डिवाइडेड बाई b माइनस एक्स। अब यहाँ देखें आप लोग, मैंने अब इंटीग्रेशन में से करने लगा हूँ 1 ओवर ए माइनस बी। अब प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लिखना बड़ा मुश्किल इस तरह होता है इधर, लेकिन मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखें, मैंने कहा था कि जो चीज डिनोमिनेटर में उसकी पार देखें, अगर पार 1 होगी तो आप नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगाएंगे, पार अदर देन 1 होगी तो आप लोग लगाएंगे पार फार्मूला। यहाँ जो इसकी पार है वो 1 है तो नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगाएं। लेकिन नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगाने से पहले एक चीज इंश्योर करें
कि हमारे पास यहाँ पे जो a माइनस एक्स है इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। a का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? a का डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो a का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? जीरो। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस डी एक्स। वो यहाँ पे माइनस डी एक्स आएगा ऊपर, यहाँ पे माइनस डी एक्स आएगा ऊपर, वो आया हुआ है पहले से ही। तो अब है क्योंकि वो पहले आया हुआ है तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे क्या बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, क्योंकि उसका डेरिवेटिव पहले से ऊपर मौजूद है। यहाँ पे देखें बी माइनस एक्स, बी का डेरिवेटिव अब इसकी पावर वन है तो इसका मतलब नेचुरल लॉग वाला फार्मूला लगेगा। लेकिन एक और चीज भी तो देखें कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, बी का डेरिवेटिव जीरो है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस डी एक्स, माइनस तो नहीं लिखा हुआ। एक माइनस यहाँ लगाएं और एक माइनस बाहर लगा दें। ये जो अंदर माइनस लगाया तो फार्मूले में बाहर वाला प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ बना। अब चूंकि ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया है, यहाँ हमारे पास बना नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस एक्स। तो ये तो इस साइड की इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों के सामने की है, इस साइड की इंटीग्रेशन होगी। अब इस साइड की इंटीग्रेशन उसी तरह जैसे पहले है, ये हमारे पास टी रेस्ट पर जीरो है क्योंकि यहाँ वन था ना, वन की जगह पे टी रेस्ट पर जीरो लिखा, एनीथिंग रेस्ट पर जीरो वन होता है, तो यहाँ ये बन गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बना, के टी प्लस सी, यहाँ बना के टी प्लस सी। अब क्या, लेफ्ट साइड पे ये चीज बनी और राइट साइड पे ये चीज बनी। इससे आगे मैं आप लोगों को वहां पे दिखाता हूँ, ये मुश्किल था। इससे आगे मैं आप लोगों को सारा करके दिखाता हूँ, ये अच्छे तरीके से आप लोग देख लें। लेक्चर बार बार सुनेंगे तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखें आप लोग, ये पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया। पहले हमने क्या किया, ए माइनस एक्स जीरो पुट किया, एक्स की वैल्यू हमारे पास ए आ गई, यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए आएगा, याद रखें एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए आया। क्योंकि देखें ना माइनस एक्स इधर प्लस एक्स हो गया तो ए आया, यहाँ ये जीरो नहीं है, कीप इन माइंड। ये चीज बनी, ए की पर बनी। उसके बाद बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ फिर एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू बी है, कीप इन माइंड एक्स इज इक्वल टू बी। ये आया। आप वैल्यूज पुट करें, यहाँ कॉमन ले लें कुछ, ये कॉमन लिया और उसके बाद नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स बी माइनस, ये वो चीज़ है जहां तक हम पहुंच चुके थे, ये वो चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं कैसे करें, सी की वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है कि जीरो टाइम पे प्रोडक्ट जीरो था, टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। जब टी जीरो पुट किया ये सारी चीज जीरो हो गई, एक्स जीरो पुट किया ये जीरो जीरो, यहाँ क्या बना, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। एक और दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है, इसको लिख दिया नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, आपको पता है आप लोग नाइन्थ क्लास में आप लोग ये चीज करके आए हैं कि अगर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई हो, हाउ कैन वी कंबाइन दीज टू, हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई। एग्जैक्टली यही चीज किया, जिसके साथ माइनस की साइन वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ इसके साथ माइनस की साइन है, नेचुरल लॉग एक बार लिखेंगे, ये लिखा है ये लिखा है, एक बार लिखेंगे, जिसके साथ माइनस की साइन उसको बटे के नीचे, तो ये। अब यहाँ पे आप लोग अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ टी जीरो आ गया तो यहाँ एक्स जीरो, तो ये बना नेचुरल लॉग ए माइनस बी। अब सी की ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दें, सी की ये वैल्यू वहां पुट कर दें, तो सी की वैल्यू पुट कर, ये चीज आ गई, दूसरी साइड पे आके इसको माइनस कर दें, ये माइनस कर दिया। अब माइनस करके एक और चीज यहाँ करें आप लोग कि वन ओवर ए माइनस बी इसमें से कॉमन ले लें, ये कॉमन ले लिया, हमारे पास जो बना वो ये था। अब यहाँ पे इनको कंबाइन करने का नेचुरल लॉग एक बार आ गया, जो चीज नीचे है वो ऊपर चली गई, जो ऊपर है वो नीचे आ गई। बस ये एक पॉइंट याद रखना है, इसको अलग अलग करते तो आसान था, आप लोग इसको सेपरेट करके करेंगे। नेचुरल लॉग एक बार आ गया और बाकी चीजें ये आ गई। तो नेचुरल लॉग एक बार क्यों आया, उसकी वजह ये है कि जब माइनस की साइन अंदर जाएगी ना तो ए के साथ माइनस आएगा और बी बटे के नीचे तो प्लस आ जाएगा, प्लस वाली टर्म ऊपर और माइनस वाले नीचे, ये आप सेपरेट कर कर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। हम टी को प्लॉट करेंगे इसके साथ, ये फार्मूला याद रखें, मैं एक्सेल की शीट में जाने लगा हूँ, ये फार्मूला आप लोगों को अप्लाई करने दिखाने के लिए एक्सेल की शीट में जाने लगा हूँ मैं।
मैं दो डिफरेंट कंसंट्रेशन लूंगा, ए 20 मोल लूंगा, बी 15 मोल लूंगा, और टाइम की और एक्स की वैल्यूज वही जो पहले मैंने ली हुई हैं, वो ये फार्मूला याद रखें। फार्मूला में याद रख लेता हूँ, 1/a - b, उसके बाद इनटू नेचुरल लॉग ऑफ बी इंटू a - x डिवाइडेड बाई a × b - x। टी के साथ इसको प्लॉट करना है। मुझे अब शीट में जाने दें, ये हमारे पास है वो शीट। मैं आप लोगों के पास ये जो दो वैल्यूज हैं एक नई शीट के अंदर डाल रहा हूँ, आप लोगों को ये बताने के लिए। इधर आ गई ये, और मैं ए जो है वो 20 मोल ले रहा हूँ, बी जो है वो 15 मोल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला जो है वो क्या था, 1/a - b इनटू, बड़ी ब्रैकेट है ये, इनटू क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ बटे के ऊपर क्या था, b इंटू a - x डिवाइडेड बाई, बटे के नीचे क्या था, a इंटू b - x, ये था। ब्रैकेट बंद कर दो। ये हमारे पास फार्मूला था। मैं ये फार्मूला यहाँ पे लगाने लगा हूँ, आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। इज इक्वल टू फार्मूला लगाना है जी, 1/, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, हर चीज ब्रैकेट में होगी, तो ब्रैकेट का ख्याल रखेंगे। 1/, क्या चीज बनी, a - b, 20 मोल -15 मोल, ये ये बटे के नीचे, और फिर ब्रैकेट बंद कर दे। उससे आगे फिर ब्रैकेट, लेकिन मल्टीप्लाई के साइन लिखना ना भूलें, इनटू, ब्रैकेट आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ बटे के ऊपर बी, यानी 15 मोल, इनटू ब्रैकेट में लिखें आप लोग a - x, 15, सॉरी 20 - x, x ये है, ये आ गया। ये बटे के ऊपर लिखा है, कीप इन माइंड, डिवाइडेड बाई, अब बटे के नीचे लिखें, अब बटे के नीचे लिखें, बटे के नीचे क्या लिखना है, a यानी 15 मोल, 20 मोल, इनटू b - x, 15 - x, ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब नेचुरल लॉग के साथ, अच्छा एक एक ब्रैकेट और आएगी, वो ये बताने के लिए, ये इस ब्रैकेट, अब यहाँ पे एंटर कर, कहते हैं फार्मूला, कुछ मिस्टेक उसने खुद सही कर दी, ये ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ये वो फार्मूला है। मैंने ये वैल्यूज ली हैं और मैं यहाँ आप इनको ड्रैग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या थी, ये सारी की सारी मैं इक्वेशन लिखने लगा हूँ। इज कंट्रोल V, ये किस इक्वल था जी, इज इक्वल टू KT, ये KT की इक्वल था, इज इक्वल टू KT, ये हमारे पास इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। लेट मी मेक इट बोल्ड, ये तो हमने करना क्या था, हमने प्लॉट इस सारी टर्म को टी के साथ प्लॉट करना था, मैं करने लगा हूँ। टी के साथ इस सारी टर्म को हमने क्या किया, प्लॉट किया। हम गए इंसर्ट में, हम गए स्कैटर में, ये ग्राफ बनाया, देख लें, इस पे जाके राइट क्लिक किया, ऐड ट्रेंड लाइन किया, और फिर जाके डिस्प्ले इक्वेशन ऑन द चार्ट हुई। आप ये देख लें कि ये जो है एक डाटा जो है वो सेकंड ऑर्डर के उस केस में फिट हुआ है, सेकंड ऑर्डर में जिसमें दोनों की रिएक्शन की कंसंट्रेशन डिफरेंट थी, उसमें भी ये डाटा जो है वो फिट हुआ है। एक्स के साथ जो कुछ लिखा है, एक्स यहाँ पे टी है, वाई क्या है, ये सारा नंबर वाई है, एक्स यहाँ पे टी है, और इसके साथ जो कुछ लिखा है वो के है, के टी, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 0.0004, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। दिस इज हाउ वी अप्लाई दीज एक्सप्रेशंस, ये हमने अप्लाई कर दिया आप लोगों के सामने, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन आ गई।
इसके डिफरेंट आगे तरीके लिखने के ये हैं। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये सारा कुछ वो जो पीछे मैं आप लोगों को उसकी, अगर आप लोग के की यूनिट फाइंड करना चाहते हैं तो ए की यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बी भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ए माइनस बी टोटल मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ गया, टी सेकंड आ गया। तो ये सारी जब आप पुट करेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ए माइनस एक्स का यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ए मोल पर डेसीमीटर, बी माइनस एक्स का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये सारे यूनिट कट जाएंगे। यहाँ पे 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब टी, ये वही रहेगा जो पहले मैंने आप लोगों को बताया है। ये सारा कुछ वही रह गया। ये दूसरा तरीका है एक फार्मूला लगाने का। सारा कुछ बता चुका हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। ये करना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये लेक्चर था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वाला। इसको आप अच्छे से आप लोग देख लें।